तो भारतीय संविधान में अभी तक हमने ये समझा कि व्यक्ति के लिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उपबंध है और राज्य के लिए भाग 4 में राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो चूंकि राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं डीपीएसपी के तहत कि आपको लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत काम करना है, लोक कल्याणकारी बॉडी बन के रहना है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपेक्षा की गई कि भाई बहुत अच्छी बात है कि आप मूलाधिकारों का प्रयोग करिए, अपने मूलाधिकारों का प्रयोग करिए, लेकिन अपने नागरिक दायित्वों को मत छोड़िए। आपके है ना नागरिक दायित्व हैं, तो मूलाधिकार और नागरिक दायित्व ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ हैं। मूल कर्तव्य, जब संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्य को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन कालांतर में आवश्यकता महसूस हुई कि चूँकि संविधान एक श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए श्रद्धा भी है और एक तरीके से लीगली इम्पोज्ड है ना। हम संविधान को डिनाई नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे लिए जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो भारत का संविधान है, क्योंकि इसी से हमें सारे राइट्स मिलते हैं। तो ऐसे में इस भाग को भी इसमें जोड़ दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को भी भारतीय संविधान का एक हिस्सा बना दिया गया और इसके तहत इसमें लिखा गया कि अधिकार विहीन कर्तव्य, देखो कर्तव्य भी आपको दिए गए लेकिन साथ साथ आपको पहले अधिकार दिए गए हैं। देखो अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, सही बात है, लेकिन आपको अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना है। ये भी वाद योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता यदि आप, और ये भी आपके लिए बाध्यकारी नहीं है। अपने कर्तव्यों को आपको पालन करना चाहिए एक देश के सजग नागरिक होने के कारण, अन्यथा ये कोई बाध्यकारी नहीं कि ऐसा आप करें ही, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आचरण भी नहीं आपको करना है, क्योंकि विपरीत आचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप भी राष्ट्रीय मर्यादाओं को लांघेंगे और देशद्रोह की कंडीशन में भी आ सकते हैं यदि आप संविधान का पालन ना करें, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि संविधान की प्रतियां जलाई जाएं। कई बार होता है, बहुत सारे लोग आरक्षण के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं, संविधान की प्रतियां जलाने लग जाते हैं। इस देश में सब चीज़ की आज़ादी है, इसी संविधान ने आपको इतने सारे राइट दिए हैं, तो संविधान की प्रति जलाना, ये सारी चीज़ें करना मेरे ख्याल से, चूँकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि आप संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान यदि कहीं चल रहा है, ठीक है, कई बार होता है कि आप लोग घर पे बैठे होते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा होता है और क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग ही राष्ट्रगान से हो रहा है, तो ऐसे में यदि आप लेटे हुए हैं, आपको लग रहा है, तो आप म्यूट ही कर लीजिए, आप मत उसे ऑन करिए। लेकिन कई बार होता है कि आप इतनी समझ हम नहीं रख पाते हैं कि राष्ट्रगान यदि पब्लिक डोमेन पे कहीं हो रहा है तो हमें उसका सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने की मुद्रा है कि आप कम से कम एक जगह, जैसे ही आपके कानों में उसकी आवाज़ जाती है, स्थिर हो जाइए जब तक वो चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ जो है पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उन पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना चाहिए। आप सिनेमा घरों में जाते हैं, अब हर फिल्म के प्रारंभ होने से राष्ट्रगान को कंपलसरी किया गया है, राष्ट्रगान वहाँ पे गाया ही जाता है और राष्ट्रगान में आपको सम्मानपूर्वक खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने देश से ऊपर कभी नहीं हो सकते, इसके बावजूद भी इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया गया, ठीक है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का, संस्थाओं को, राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का आदर करें। इसको लेके कई मामले हो चुके हैं, मैंने राष्ट्रध्वज पे कुछ आपको बताए भी थे कि तिरंगे का एक जो है एक ध्वज संहिता है, उसके तहत ही तिरंगे का अनुपालन जरूरी है। आप अपने तिरंगे को, जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, लोग कपड़े पहन के भी घूमते हैं अपने तिरंगे की, है ना, तिरंगे की कपड़े। हमारे यहाँ पे तिरंगे को भी एक प्रॉपर एक शेप में आप उसको जब रखेंगे तो ऐसे नहीं रख सकते जैसे कपड़ों को पकड़ के ऐसे रख देते हैं, उसको आपको फोल्ड करना होगा, प्रॉपर फोल्ड करके आप उसे रखेंगे। जो अशोक चक्र है वो कभी भी उस पर कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से उसको फोल्ड किया जाता है उस कपड़े को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से ये एक हमारे देश की आज़ादी देखो बहुत तो ऐसे नहीं मिली, बहुत लंबा इतिहास रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा। तो कम से कम जो आज़ादी के प्रतीक चिन्ह हैं या संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उन सभी चीज़ों को हमें मानना ही पड़ेगा। निर्वाचन आयोग एक संस्था है, सीएजी एक संस्था है, यूपीएससी एक संस्था है, भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिस एक संस्था है, भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस एक संस्था है। सारी संस्थाएं क्या हैं? इंस्टीट्यूशन है जो संविधान ने बनाए हैं। तो इनका आपको क्या करना है? रेस्पेक्ट करना, आदर करना है, ठीक है। आप राजनीतिक तौर पे किसी भी व्यक्ति से मतभेद रख सकते हैं। मान लीजिए कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं,
आप हो सकता है विचाराधारात्मक तौर पे, लेकिन आप उस पद की गरिमा को कभी मत भूलिए जो पद संविधान ने बनाया है। समझ रहे हैं? आप एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कुछ भी एक दूसरे को कहिए, वो चलेगा, लेकिन उस पद के बारे में, उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आपको गलत नहीं बोलना है। ये राजनीतिक मान्यताएं हैं जिनको हमें निभाना होगा, जिनको हमें, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हमें लिखी गई हैं संविधान में, ताकि कम से कम लोगों को अपने संविधान के प्रति एक मूल श्रद्धा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप आज देख रहे हैं इतनी असहिष्णुता का माहौल है कि लोग जो है, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे बहुत सारे हीरो हैं, उनको लेकर के ही लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों। जवाहरलाल नेहरू को लेकर के इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ दिमाग में बैठाना है, जब समसामयिक परिस्थिति जैसी थी, उस परिस्थिति में आज देश नहीं है। यदि आप अपने देश के उन नेताओं का या उन हीरोज़ का आप इस तरीके से मूल्यांकन करेंगे वर्तमान परिस्थितियों से, भविष्य किसी को नहीं पता होता। आज का उठाया कदम किसी को नहीं पता भविष्य में कहाँ जाके गिरेगा। लेकिन जो समसामयिक परिस्थितियाँ थी, एक देश बन रहा था, उस देश में कहीं ना कहीं पे कुछ तो त्रुटियाँ होती हैं किसी न किसी से, जो भविष्य में जाके है ना उजागर होती हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको कम से कम आप उनके विचारों से, उनके डिसीजन से मतभेद रखिए, लेकिन कम से कम उनका सम्मान करिए। वो देश की आज़ादी में कुछ और भी कर सकते थे, उनके पास दूसरे विकल्प भी थे, लेकिन देश की आज़ादी में अग्रणी आए और आकर के उन्होंने डील किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन लोगों ने, और साथ ही आपके राइट्स को लेकर के उन्होंने एक लंबी लड़ाई रखी। तो इस चीज़ को लेकर के भी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे जितने, जैसे कि भगत सिंह या जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग थे, मैं हमेशा कहता हूँ देश की आज़ादी में सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महज एक मंच था। यदि सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, यदि भगत सिंह नहीं होते, या फिर जो अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों वाले लोग नहीं होते, इनका भी उतना ही योगदान है इस देश की आज़ादी में जितना राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि कई बार किताबों में ही बहुत इंटेलेक्चुअल लोग क्रांतिकारियों को आतंकवादी शब्द यूज करते हैं। आतंकवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत अंतर था। देश की क्रांतिकारी गतिविधियां किसी बदले की भावना में नहीं थी, वो तो अधिकारों को प्राप्त कराने की भावना में निहित थी कि अपने देश के अधिकारों को। आतंकवाद का क्या उद्देश्य है कोई अल्टीमेट गोल? कोई गोल नहीं है, सिर्फ आतंक और भय का वातावरण पैदा करना, समाज में अराजकता का माहौल पैदा करना, लोगों को डरा के रखना। भय के अलावा कुछ है? जहां भी छोटा बच्चा मिले उसे भी मार दो। तो उनका कोई मोटिव ही नहीं है। और देश के क्रांतिकारियों का एक मोटिव था, ये देश हमारा था और इस देश में बाहरी शक्तियों के द्वारा, साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो उस शोषण को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो कहीं ना कहीं पे वर्तमान में यदि आप उनका मूल्यांकन उन पृष्ठों के तहत करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे या तो आपकी ओछी समझ दिखाई देती है। अब जैसे नाथूराम गोडसे, उसको हम रियल हीरो क्यों बनाए भाई? महात्मा गांधी क्यों नहीं हमारे रियल हीरो? गोडसे ने गांधी को मार दिया तो कौन सी बहुत बड़ी जीत हो गई उसकी? देश की, गांधी ने कभी सोचा होगा कि जिस देश को मैं आज़ाद करूंगा उसी देश का कोई नागरिक आके मुझे मार देगा? देखो, पाकिस्तान और भारत को लेकर के जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी अभी समय बड़ा चर्चा में चल रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जिन्ना को भी उसी मंच में खड़ा किया जा रहा है जिस मंच में हमारे देश के जो रियल हीरोज़ हैं उनको खड़ा किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं लगातार बयानबाजी चल रही है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम ही यही है, इसी तरीके से वो ध्रुवीकरण भी करते हैं। लेकिन समझने की बात है, यदि आप समझना चाहें देश को तो समझने में आप यही पाएंगे कि हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उनमें से जो भी रहे हों, महात्मा गांधी का भी उतना ही योगदान है जितना बाकी सबका है। ठीक है, जिना तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने वाले लोग हैं, उन्होंने तो कभी देश की आज़ादी में आके बढ़े ही नहीं। और देश की आज़ादी को जो लाखों लोगों का हत्यारा हो, जिसने यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे मनाया हो, जिसने यहाँ पे मारकाट पंजाब और बंगाल की गलियों में मनाने का आह्वान किया हो, उसे देश से क्या प्यार होगा? ठीक है, तो जिना इस देश का कभी ना हीरो है, ना कभी इस देश का हीरो रह सकता है। ठीक है, वो जिस देश में है उस देश का भी हीरो नहीं है,
क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसके जब नफरत के बीच आप समाज और सोसाइटी में बोते हैं ना, तो आप नफरत से अच्छाई नहीं उगा सकते। आज पाकिस्तान में आपको लगता है कि आतंकवाद है, पाकिस्तान में आज इतनी बुरी हालातें हैं, तो इसके पीछे का कारण कौन है? उस देश का जो उपज हुआ नफरत के वातावरण में हुआ। क्यों हम एक सेकुलर स्टेट बन गए, पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट नहीं बन पाया? क्यों वहां पे सामाजिक संस्कृति नहीं थी? कारण यह था क्योंकि भारत नफरत के बीच से नहीं हुआ था। गांधी जैसे लोग खड़े थे यहां पे, बोल रहे थे विभाजन हमारी लाश पे होगा। गांधी तो ऐसे व्यक्ति, गांधी विभाजन के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है ना? यदि नहीं पता तो इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपको पता चलेगा कि गांधी इसके लिए, गांधी का कोई रोल नहीं है। तो कहने का मतलब बस ये है कि हमारा काम यह है कि हम अपने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले सभी को सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। यह हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत की प्रभुता, यह हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। संप्रभुता से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे लिए। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बना के रखना है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करना है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए। अब ये वाला जो शब्द है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि देश की रक्षा करें, ठीक है, और आह्वान करने पर हमें बुलाया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लेगा। मौलिक अधिकारों को, देश ही नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकार लेके क्या करोगे? हाँ, ये बताइए। और यहाँ पे ये जो शब्द लगा हुआ है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे अभी आपने कोविड के दौरान देखा कि जितने भी डॉक्टर्स थे, पुलिस कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, आह्वान किए जाने पर देश की, है ना? और आप लोगों को भी आह्वान किया गया था कि घरों के अंदर रहिए, इस समय जरूरत है कोविड-19 से अपने देश को बचाना है ना? तो लेकिन लोग कहाँ मानते हैं? लोगों को लगता है ये भी एक आह्वान था, एक बड़ा आह्वान था कि आप सभी को 21 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, पूर्ण प्रयास यही करना है, ठीक है? तो ये आह्वान कई तरीके का हो सकता है। आह्वान का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको बॉर्डर पे बुला लिया जाएगा। बॉर्डर के लिए बिल ट्रेंड सेना है, हमारे पास मिलिट्री है, समझ रहे? जब देश में कभी भी आक्रमण हुए हैं, अहमद शाह अब्दाली भारत आया था, है ना? नाम सुना होगा आपने अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली 2 बार भारत आया, 1 बार भारत बुलाया गया। दिल्ली मतलब ये समझिए कि दिल्ली का शासन औरंगजेब के बाद था ही नहीं, ये दिमाग में हटा दीजिए। मुगल साम्राज्य खत्म ही था। बाजीराव पेशवा के बाद से ही यहाँ पे एक तरीके से मराठों का ही अस्तित्व था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मतलब निर्णायक युद्ध था। और उस समय जिस तरीके से मराठों में जो सेनापति थे, कहीं ना कहीं पे यही होता है कि कुटिल चालें होती हैं राजनीति के अंदर एक दूसरे को करने के लिए। हमारे देश में ही जो लोग थे उन्होंने ही अब्दाली को यहाँ पे बुलाया, निमंत्रण भेजा उसको। उस समय नजमुद्दौला करके एक पर्सन था, उसके द्वारा बुलाया गया। और इसके बाद देश के ही लोगों के द्वारा हमारे देश के, क्योंकि स्वराज्य की भावना किसी में थी ही नहीं, किसी ने साथ ही नहीं दिया। जब अब्दाली आया था, शायद आपको पता हो, पानीपत के तृतीय युद्ध में बंगाल जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, जो 1765 के युद्ध में बक्सर में पराजित हो जाता है, वो अब्दाली के साथ खड़े होकर के युद्ध लड़ा सदाशिवराव भाऊ के खिलाफ, मराठों के खिलाफ, है ना? तो कहने का बस मतलब है कि आह्वान का मतलब ये है कि जब आपकी जरूरत जिस रूप में हो, यदि आपसे बोला जा रहा है ये नहीं करना है, तो उस रूप में भी आके आपको खड़ा होना है, ठीक है? यही है देश के लिए आह्वान। तो देश की रक्षा करना है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। अगला है देश के सभी लोगों को समरसता, सामान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है? हमारे देश का जो कल्चर है, एक सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति की विविधता है। उस सामाजिक संस्कृति की विविधता को हमें सम्मान करना है और नारी सम्मान को सर्वोपरि रखना है। ये आपका इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, उसका परिरक्षण करना है। सामाजिक संस्कृति का मतलब है गंगा जमुनी तहजीब। सामाजिक संस्कृति का मतलब है कि देश के अंदर रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी के कल्चर को सम्मान बना करके रखना। तो इसीलिए एक समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं पे यदि उसको बहुत स्वाभाविक तौर पे नहीं किया गया तो ये भी हो सकता है। इसीलिए विधि आयोग बार बार मना कर रहा है, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है। आपके देश की विविधता जो है इसके आगे आड़े आके खड़ी हो रही।
तो लेकिन हमें जरूरी क्या है, पहला जरूरी है कि देश की विविधता सदैव बनी रहे, ये कभी भी खत्म ना हो हमारे। अच्छा खुद सोचिए, आज हमारा देश हिंदू मुस्लिम कई वर्गों में बटा हुआ है। आपको क्या लगता है, यदि सिख धर्म के लोग हैं, यदि ये विकास ना करें, डेवलप ना हो, तो क्या देश का विकास हो जाएगा? क्या मुसलमानों के विकास के बिना क्या देश का विकास हो जाएगा? सभी वर्ग जब विकसित होंगे, सभी वर्ग जब डेवलप होंगे, तभी तो आपके देश का विकास होगा। ऐसा कैसे समाज आप बना सकेंगे जिस समाज में आधा वर्ग, विषमतापूर्ण मूलक समाज कभी रह सकता है कोई भी? आज अमेरिका की सोसाइटी की बात करते हैं, यूरोप की सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ के सभी लोग शिक्षित हैं, सभी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, सभी को अपने राष्ट्र के लिए वही भावनाएं हैं, सभी अपने राष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक हमारे यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, और राष्ट्रीयता की भावना आएगी सामाजिक संस्कृति की समझ से, जब आप समझेंगे कि हमारा कल्चर एक मिला जुला कल्चर है, इस कल्चर को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, तो निश्चित तौर पे सामाजिक संस्कृति की बात आएगी। ठीक है, इस तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, इस तौर पे हम इसे को लेकर के चल सकते हैं। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है विषय होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के भी एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई कि जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिस नेचर में हम रह रहे हैं, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? विज्ञान क्या कहलाता है? हमें तार्किक बनने की बात करता है। रियलिटी से हमें रियलिस्टिक अप्रोच हमारे अंदर डेवलप करने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं? हमारी प्रगति करता है। तर्क हमें क्या करता है? प्रगति की ओर ले जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, हमेशा सुधार होना चाहिए, है ना? प्रगति की बात कर रहा है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है। और ये बड़ी समस्या रही है हमारे देश की कि आए दिन आए समय कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके पीछे देश के ही नागरिक, उन्हें पता नहीं होता वो क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में जूझने लग जाते हैं। ठीक है, तो हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये अभी आपका जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन से। यदि माता पिता ये संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक के प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 4(1) का था। कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखिए इसमें, ताकि क्या नहीं समझ में आ रहा? और किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? हाँ, कहाँ पर? हाँ ठीक है। तो इसमें जो फ्रीडम फाइटर और क्या बात कहा जा रहा है, या फिर उनके जो कथन कथनी ये सबको? और एक व्यक्ति होता क्या है? व्यक्ति को क्या समझते हैं? भगवान श्री राम की पूजा हम क्यों करते हैं? उनके आदर्श। फिर और क्या है? एक व्यक्ति क्या होता है? किसी व्यक्ति की पूजा, गांधी जी की पूजा क्यों होती है? आज गांधी जी क्यों हर जगह पे हैं? हमेशा व्यक्ति के कर्मों की पूजा होती है। व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। वही बात लिखी हुई, इसमें कौन सी समझने और ना समझने वाली बात है? ठीक है, चलो लिखो। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रारंभ से सम्मिलित नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रारंभ से सम्मिलित नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई, 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में
संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह बताना था कि उसमें ऐसे कौन से संशोधन किए जाने चाहिए कि वह ज़्यादा तर्कसंगत और व्यवहारिक हो सकें। इस समिति की बहुत सी अनुशंसाओं में एक अनुशंसा यह भी थी कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं। यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है। हर अधिकार किसी कर्तव्य के सापेक्ष मतलब अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संविधान में भाग 4 के पश्चात भाग 4 का अंतः स्थापित किया गया। भाग 4 का भी अंतः स्थापित किया गया। और उसके भीतर अनुच्छेद 51 का रखते हुए इक्यावन का रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत
आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 21 का में दिए गए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। अनुच्छेद 21 का में यह गारंटी दी गई कि अनुच्छेद 21 का में यह गारंटी दी गई कि 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के माता पिता को और उनके संरक्षक को, जो गार्जियन है, और उनके संरक्षक को यह कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 का में यह गारंटी दी गई कि 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा को प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। शिक्षा को प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। शिक्षा को प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। चलिए, कहाँ पे हैं? कहाँ पे थे हम? शिक्षा प्रदान करने का मूल अधिकार। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का मूल अधिकार होगा। इसी से सुसंगत 11वें मूल कर्तव्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। शिक्षा प्राप्त करिए, लिखिए, ये मत लिखिए, 11वां लिख रहे हैं ना, 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिताओं, ये लिखिए, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिताओं या संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी कोई समस्या हो, कुछ आपको ना समझ में आया हो अभी तक का, तो मैं आप लोगों को एक ये मौका देता हूँ कि आप लोग पूछिए अभी तक का जितना हमने पढ़ा। अब आपको ये तो पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके रशियन गवर्नमेंट से शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ में ही जो कम्युनिस्ट देश है, एक तरीके से कम्युनिस्ट एक तरीके से ये एक थॉट है कि वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साम्यवादी सरकारों में
मूल कर्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा सबसे ज़्यादा देखनी गई, और ये जो है आपको सोवियत संघ और जापान में बाद में आया, पहले सोवियत संघ में ही था। तो सोवियत संघ की सरकार से हमने मौलिक कर्तव्यों को वहाँ पे संविधान के 7वें अध्याय पे जो है वहाँ से हमने इस चीज़ को उठाया है, हमने अपने देश में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का। ठीक है, तो ये जो है हमारे देश से मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। ये भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायपालिका नहीं जा सकते, आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, दोनों पक्षों को इसके अंतर्गत निहित किया गया है। अब आप लोगों को अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, अब